हेलो बच्चों। आज मैथ्स 2 का जो अगला चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल में से आप समझ लीजिए 2 सवाल आपके बन जाते हैं और सीईटी में भी लगभग 2 से 3 सवाल आपके बन जाते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं इसके अंदर। तो देखते हैं किन किन टॉपिक को हमें इस चैप्टर में डिस्कस करना है। सबसे पहला चीज़ डेफिनेट इंटीग्रल में सबसे पहला टॉपिक है जो लिमिट ऑफ सम एज अ डेफिनेट इंटीग्रल। ये जो टॉपिक है इसमें से सवाल ना के बराबर आते हैं, आज तक तो ज़्यादा कुछ इसमें पूछा नहीं गया है। उसके बाद आता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रेशन। अब इसके अंदर जो है आप डेफिनेट इंटीग्रल कैसे करेंगे वो सीखने वाले हैं। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि तीसरा टॉपिक है मेथड ऑफ इवैल्यूएशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, तो कैसे हम प्रॉपर्टीज़ की मदद से डिफ़िकल्ट इंटीग्रेशन जो है डेफिनेट इंटीग्रेशन जो है सॉल्व करके आंसर निकालेंगे, वो हम इस लास्ट टॉपिक में देखने वाले हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन लास्ट टॉपिक से ही आएगा। अगर आप सीईटी वगैरह के प्लान करें तो वहाँ पे तो सबसे ज़्यादा फोकस रखिएगा प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन के लिए। ठीक है, और बोर्ड्स में भी इसके 2 सवाल तो मिनिमम बन ही जाते हैं, आ जाते हैं टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहला जो टॉपिक है उसमें ही आपको थोड़ा समझने में टाइम जाएगा। बाकी आप इंटीग्रेशन थोड़ा पढ़ कर आए होंगे तो यहाँ पे आप लोगों को थोड़ी मदद मिल जाएगी। ठीक है, चले अब डेफिनेट इंटीग्रल में वापस हम इंटीग्रेशन नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पे हम लोग सिर्फ इंटीग्रेशन का जो पार्ट है वो यूज़ करके डेफिनेट इंटीग्रल कैसे सॉल्व करना है वो देखेंगे। और जो तीसरा टॉपिक था प्रॉपर्टीज़ वाला, उसमें हमें कुछ नया सीखने को मिलेगा। दूसरी चीज़ डेफिनेट इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ सम। ठीक है, इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, मान लीजिए कोई इंटीग्रेशन है f(x) dx और ये इंटीग्रेट किया गया लिमिट a से b, तो इसको मैं लिमिट ऑफ सम में कैसे कन्वर्ट करूँगा। ठीक है, तो वो आपको याद होना चाहिए। ये जो फॉर्मूला है वो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब इसके फॉर्मूला के पीछे जो कॉन्सेप्ट है वो भी आपको पता होना चाहिए थोड़ा बहुत। आप लोग ने अगर रेगुलर क्लास की होगी तो वहाँ पे आपको सिखाया जाता है कि किस तरीके से फंक्शन, अगर मान लीजिए a से b के इंटीग्रेशन करना है तो ये एक एरिया रिजल्ट करता है, और इस एरिया को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एच स्ट्रिप के जो है वो कुछ रेक्टेंगल्स कट कर लेते हैं। उन सारे रेक्टेंगल के एरिया को सम करके हम लोग निकालते हैं टोटल एरिया। ठीक है, तो यही जो इसका लेंथ और इसका जो ब्रेथ है उसको मल्टीप्लाई करके सबसे पहले इस एच स्ट्रिप का जो लेंथ है और जो एच स्ट्रिप के जो लेंथ है और जो ब्रेथ है उस फंक्शन की वैल्यू से निकलेगा। वो आपको याद रखना है a प्लस आर एच। यहाँ पे r की वैल्यू चेंज होती रहेगी क्योंकि यहाँ पे जो लेंथ है वो अलग रहेगी, फिर बाद में चेंज होता जाएगी तो वो चेंज हो जाएगा। इनका टोटल करना है, सारे एरिया का क्या करना है, टोटल करना है। r की वैल्यू 1 से लेके n तक रहेगी। और ऐसे आप कितने स्ट्रिप्स कट करोगे, अगर मैं उसकी बात करूँ तो वो होगा इनफाइनाइट स्ट्रिप्स। तो ऐसे h विड्थ की इनफाइनाइट स्ट्रिप आप कट करोगे, मतलब बहुत एच बहुत छोटा रहता है वहाँ पे, तो ऐसे इनफाइनाइट स्ट्रिप्स आप कट करोगे तब जाके ये टोटल एरिया निकल जाएगा। तो इस तरीके से लिमिट ऑफ सम का जो फॉर्मूला है वो बना और वो आपको याद रखना है। ठीक है, तो याद रखेंगे लिमिट ऑफ सम का फॉर्मूला, बहुत ही सिंपल सी फॉर्मूला है। उस फॉर्मूले को याद रख लीजिए, ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए और इसको याद कर लीजिए। अब क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज़, अब क्योंकि लिमिट आ रहा है, समेशन आ रहा है, तो थोड़ा बेसिक लिमिट का कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है और थोड़ा बेसिक समेशन का जो कॉन्सेप्ट है जो सीक्वेंस एंड सीरीज में पढ़े हैं वो थोड़ा यूज आने वाला है। अब वो क्या है, ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको लिमिट का जो एक टॉपिक यूज आने वाला है वो मैं आपको बता दूं, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि समेशन का कौन सा टॉपिक यूज आता है। तो जो लिमिट का टॉपिक यूज आता है वो एक ही लौता टॉपिक है, उससे काम आपका हो जाएगा, मोस्टली हो जाएगा। ये है कि अगर मान लो x टेंडिंग टू इनफाइनाइट है तो 1/x की वैल्यू कितनी होगी, तो ये आपको पता होगा, आप लोग ने लिमिट में अगर आप पढ़ा है तो अगर ये x टेंडिंग टू इनफाइनाइट होगा तो 1/इनफाइनाइट जो है वो 0 को टेंड करेगा। ठीक है, यही अगर x² या x⁻n रहेगा, कोई भी x की पावर n पावर पे रहेगी तो भी इसका आंसर 0 ही आने वाला है। ये आपको याद रखना है लिमिट के कॉन्सेप्ट से। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो समेशन में इसमें यूज आने वाला है वो ये है कि अगर कहीं पे आपको देखना सिग्मा ऑफ 1, r की वैल्यू 1 से लेके n तक, 1 से लेके n तक, तो 1 को अगर आप n टाइम्स सम करोगे
तो कितना आंसर आने वाला है, n आने वाला है। इसी तरीके से सिग्मा आप r को सम करोगे और r की वैल्यू 1 से लेके n, r की वैल्यू 1 डाला प्लस फिर 2 डाला 3 डाला, जब सम करोगे तो सिग्मा ऑफ r की वैल्यू जो है आपने सीक्वेंस सीरीज में पढ़ी थी तो वो आपको याद होना चाहिए, क्या होता है n+1/2। फिर सिग्मा ऑफ r स्क्वायर कितना होगा, ये होगा n+2/6, सॉरी 2n+1 होता है यहाँ पे, 2n+1/6। ये हो गया सिग्मा r स्क्वायर। r की वैल्यू वही 1 से लेके n तक। और लास्ट आपको सिग्मा r क्यूब याद रखना है। सिग्मा ऑफ r क्यूब इज n+1/2। ये तो आप बोलोगे इसका सिग्मा ऑफ r है तो इसका होल स्क्वायर जो रिजल्ट आएगा वो आएगा सिग्मा r क्यूब। अब ये बेसिक जो है समेशन और बेसिक जो लिमिट का कॉन्सेप्ट है इस एक्सरसाइज में यूज़ होने वाला है। और आप किसी भी इंटीग्रेशन को पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, लिमिट ऑफ सम के फॉर्म में लिखोगे, उसके बाद उसका लिमिट निकालकर सम निकालकर सॉल्व करके फाइनल आंसर निकालेंगे हम लोग, ठीक है। तो जो फंडामेंटल मेथड है वो हम बाद में अभी सीखेंगे, सबसे पहले हम लिमिट ऑफ सम वाला जो मेथड है वो सीख लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल ले लिया और मैंने ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इसके ऊपर एक ही क्वेश्चन लिया है, क्योंकि एक सवाल आप समझ लीजिए ऑलमोस्ट सारे सवाल सेम जैसा ही है, बस वहाँ पे सिग्मा जो है समेशन का जो है थोड़ा अलग अलग कॉन्सेप्ट लगने वाला है किसी दूसरे क्वेश्चन के लिए, ठीक है। चल, तो सबसे पहले यहाँ पे आप फंक्शन बता दीजिए। तो फंक्शन मुझे दिख रहा है x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। फंक्शन मुझे दिख रहा है x माइनस एक्स स्क्वायर। उसके बाद आप a का वैल्यू बताइए, a कितना दिख रहा है, a 0 दिख रहा है। फिर b बताइए, b कितना दिख रहा है 4। ये कहाँ से कंपेयर किया है, इस फॉर्मेट से जो आपका बेसिक फॉर्मेट था फंक्शन a से b। अब दूसरा इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मुझे फंक्शन को चेंज करना पड़ेगा। क्या लाना पड़ेगा, फंक्शन को a प्लस आर एच के फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो चलिए फटाफट a प्लस आर एच के फॉर्म में लिख लेते हैं हम लोग इसको। हमारा जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे था। अब हम लोग फंक्शन को a प्लस आर एच मतलब 0 प्लस आर एच के फॉर्म में लिखेंगे। तो जहाँ जहाँ फंक्शन में x है वहाँ पे आर एच डाल देंगे। 0 प्लस आर एच इज आर एच, तो बस डाल दीजिए आर एच माइनस आर एच का स्क्वायर, इतना पुट कर लिया। उसके बाद अब एक चीज़ और आपको निकालनी पड़ती है, वो मैं आपको यहाँ पे ही बता देता हूँ। यहाँ पे एक चीज़ हमने मिस कर दी। सबसे पहले जो है वो हमें n निकालना पड़ता है। तो n का वैल्यू कैसे निकालेंगे वो आप याद रखिए, मतलब कितनी नंबर ऑफ स्टेप्स हो रही है। तो ये हो जाएगी b माइनस ए अपॉन एच। यहाँ से n इंटू एच की वैल्यू निकाल लीजिए। तो ये n इंटू एच इज इक्वल टू b माइनस ए। ये आप याद रख सकते हो, या तो n की वैल्यू याद रख लीजिए, काम हो जाएगा। ये भी हमें निकालना पड़ता है सॉल्व करने के लिए। तो चलिए फटाफट इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। उसको मैं इसी पार्ट में ले लेता हूँ, बाद में ये फंक्शन मुझे काम आएगा इसके लिए। ये तो निकालो यहाँ पे ही। तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, b माइनस ए, तो 4 माइनस 0 अपॉन एच। तो यहाँ से फाइनली n इंटू एच का वैल्यू आ गया 4। इतनी क्लियर है बातें। n इंटू एच का वैल्यू निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। अब जो फंक्शन निकाला था उस पे फॉर्मूला अपना लगा लेंगे। अपना जो फॉर्मूला था वो फंक्शन पे लगा लेंगे हम लोग। देखते क्या फॉर्मूला लगने वाला है। तो फॉर्मूला था लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट सिग्मा r की वैल्यू 1 से लेके n तक h इंटू एफ ए प्लस आर एच। मैं अभी फिलहाल के लिए आपके लिए एक बार फॉर्मूला लिख देता हूँ, ठीक है। ये मुझे इंटीग्रेशन की वैल्यू इससे निकलेगी, ठीक है। तो फाइनली मेरा जो फंक्शन की वैल्यू है वो सबसे पहले मैं पुट करूंगा सिग्मा r इक्वल्स टू 1 से लेके n तक h इंटू फंक्शन क्या है हमारे पास, फंक्शन क्या है देखो फटाफट। फंक्शन है हमारे पास आर एच माइनस आर स्क्वायर एच स्क्वायर आ गया फंक्शन पुट करके। अब h को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा बताइए। और ये हो जाएगा एच स्क्वायर आर, ठीक है ना, ये h मल्टीप्लाई होगा माइनस एच क्यूब आर स्क्वायर, ठीक है। सिग्मा बाद में डिस्ट्रीब्यूट कर देते आर स्क्वायर एच क्यूब आर स्क्वायर। अब सिग्मा को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम लोग। लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट,
ठीक है, सिग्मा को डिस्ट्रीब्यूट करिए। सिग्मा अगर इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो सिग्मा ऑफ आर क्या पढ़े थे हमने, बताया सिग्मा ऑफ आर क्या पढ़े थे, n+1/2 माइनस, यहाँ पे अगर h क्यूब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा या तो सिग्मा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, आर स्क्वायर का सिग्मा क्या पढ़े थे हमने, n+1, देख रहे हो अब। फिर दूसरा आएगा 2n+1/6, ठीक है, इतनी बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे से अगर मैं n कॉमन ले लूँ, यहाँ से एक n कॉमन ले लूँ यहाँ से, तो ये हो जाएगा n²h², ठीक है। अब n कॉमन लिया तो यहाँ पे तो 1 बन गया, यहाँ पे n कॉमन लिया यहाँ 1 बन गया, मगर यहाँ पे जब n कॉमन ले तो वो हो जाएगा 1/n/2 माइनस, यहाँ से आप n³ कॉमन ले लोगे क्योंकि 3n है ना, तो इसके पास से n तो चला जाएगा, कोई बात नहीं, इसके पास 1/n बन जाएगा, इसके पास n चला गया 2 बचे, प्लस ये हो जाएगा 1/n/6। इतनी बात क्लियर है। अब आपने पढ़ा था n इंटू एच की वैल्यू कितनी आ रही है, 4। अब आपको जहाँ n इंटू एच दिख रहा है वहाँ आपको 4 डालना है, n इंटू एच दिख रहा है 4 डालना है, मगर यहाँ पे n इंटू एच का स्क्वायर है तो बस हम 4 का स्क्वायर पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे, 4 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा बताइए, 4 का स्क्वायर ये हो जाएगा 16। तो लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, ठीक है, या तो फिर मैं इस पार्ट को अब पीछे लिखता हूँ, ठीक है। चलिए तो हम एक पेज और ले लेते हैं, तो यहाँ पे हमारा वो जो इंटीग्रेशन है वो हो जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, वो n²h² था, इसके लिए वो 16 बन गया, ठीक है। फिर ये वाले में आप क्या करोगे, यहाँ पे लिमिट सॉल्व कर लोगे, तो लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट है तो 1/n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, और ये बच जाएगा 1/2, 1/2। तो फाइनली मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा 16 1/2। आप समझ रहे हो, माइनस, यहाँ पे ध्यान दो, अभी यहाँ से ये हो जाएगा n इंटू एच का क्यूब, तो वहाँ से n इंटू एच का वैल्यू डाल दीजिए, तो ये हो जाएगा 4 का क्यूब, 4 का क्यूब कितना हो गया, 64। और दूसरी ये चीज़ देखिए, ये तो 0 बन जाएगा तो ये 1 बचा, ये 0 बनेगा तो यहाँ 2 बचा, तो 64 इंटू 2/6, ठीक है, ये हो जाएगा 64 इंटू 2/6। तो 2 1 सा 2 3 सा और 2 1 सा 2 8 सा, तो ऊपर आ रहा है 8 माइनस 64/3, ये आ गया हमारे पास। लिमिट हमने सॉल्व कर लिया तो लिमिट मुझे डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फाइनल वैल्यू आ रही थी हमारे पास, तो ये हो जाएगा 8 64/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 8 3 सा 24 माइनस 64/3, माइनस कर लीजिए, ठीक है, तो 4 से 4 गया, 60 में से 20 गया तो 40/3 माइनस 40/3, दैट इज द इंटीग्रल वैल्यू ऑफ दैट लिमिट, ठीक है। अब सवाल आता है कि अगर लिमिट ऑफ सम में इतना ज़्यादा टाइम लग रहा है तो क्या मेरे पास कोई दूसरा मेथड है। हाँ, फंडामेंटल इंटीग्रेशन जो आपने पढ़ा है वैसे ही उसमें थोड़ा सा आपको एक चीज़ करनी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपको fx इंटीग्रेशन करने के लिए बोला है a से b, और मुझे पता है कि fx का इंटीग्रेशन मान लीजिए gx आता है, तो मैं fx का इंटीग्रेशन gx प्लस c लिख लूँगा, जैसे बेसिक इंटीग्रेशन हमने किया इनडेफिनेट में। उसके बाद मैं लिमिट को कैसे पुट करूँगा, a से b, तो एक बार मैं अपर लिमिट पुट करूँगा, ये हो जाएगा gb, माइनस लगा के एक बार लोअर लिमिट पुट करूँगा, ये हो जाएगा ga, क्योंकि माइनस साइन है c से c कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली आएगा gb माइनस ga। तो इस तरीके से आप बेसिक फंडामेंटल इंटीग्रेशन की मदद से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या मैं पिछला सवाल भी इसी मेथड से कर सकता हूँ? हाँ, कर सकते हो। चलिए देखते हैं कि अगर मैं बेसिक फंडामेंटल इंटीग्रेशन से करता तो क्या मेरा रिजल्ट सेम आता, x माइनस एक्स स्क्वायर। क्या यही सवाल था मेरे पास? चलिए अब इंटीग्रेशन करिए, बताइए x का इंटीग्रेशन कितना पढ़े थे हम लोग, x² बाई 2, एक्स स्क्वायर का पढ़े थे हमने x³ बाई 3,
0 से 3 4, अपर लिमिट डालिए, लोअर लिमिट डालने की ज़रूरत ही नहीं है, 0 है। अपर लिमिट डालेंगे तो ये जाएगा 16/2 माइनस 64/3। अब आप देख सकते हो क्या आंसर सेम आ रहा है, ठीक है। माइनस 0 था, 0 को लोअर लिमिट डालने पे 0 हो रहा है, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। कई बार हम लोग ये चीज़, मैंने बहुत सारे बच्चे लोगों को देखा, 0 डालना रहता तो हम लोग नहीं डालते, मगर जब कोई और वैल्यू रहती है तो वहाँ पे डालना। जैसे अगर मान लीजिए फंक्शन कॉस में आता तब आपको 0 डालना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि cos 0 1 आता है, हर बार 0 का 0 नहीं आने वाला है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा ध्यान दिया करिए, ये 0 डालते वक्त मोस्टली क्या रहता है, बच्चे फिर वो लिखते ही नहीं है, ठीक है। तो आप अपने माइंड में कैलकुलेट करिए मगर उसको, कि उसको पुट करने पे 0 के सच में 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हो सेम आंसर आया है, और क्योंकि सेम आंसर आया है तो हम अब जो है ये जो बेसिक इनडेफिनेट इंटीग्रल में जो मेथड सीखे थे उसी मेथड को यूज़ करके हम अब आगे इंटीग्रेशन करने वाले हैं। तो 2-4 सवाल फटाफट बेसिक फंडामेंटल इंटीग्रेशन की मदद से सॉल्व करेंगे, और आपके कॉन्सेप्ट को थोड़ा मैं मजबूत करने की कोशिश करूंगा, और आपको मैं थोड़ा रिवाइज भी दिलाऊंगा जो हमने इनडेफिनेट इंटीग्रल में पढ़ा हुआ है, ठीक है। चलिए, तो अगर आप थोड़ी मेहनत करो तो आप इस सवाल को देख के समझ पा रहे होंगे कि मुझे कैसे इसको इंटीग्रेट करना है। समझ में आ रहा है क्या कुछ किसी को? हाँ, वेरी गुड। अगर आपने सही आइडेंटिफाई किया तो इसको करना पड़ेगा बाय पार्ट से, ठीक है। चलिए, इंटीग्रेशन बाय पार्ट याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है? सो क्या रहा है? चलो, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन बाय पार्ट क्या होता है? अब इसमें लिमिट कैसे पुट करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट वाले में, वही मेन सवाल होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, हम इसको u और v आइडेंटिफाई करेंगे। तो आई लेट या लिएट आपको याद होगा, बाय पार्ट में हम लोग पढ़ते हैं LIATE। तो बताइए, ये हो गया हमारा अलजेब्रा वाला पार्ट, और ये वाला पार्ट हो गया ट्रिग्नोमेट्री। तो कौन सा पहले आ रहा है? अलजेब्रा। तो u वाला कौन सा हो गया? x, और v वाला कौन सा हो गया? साइन x। तो u एज इट इज मतलब x एज इट इज, साइन x का मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ x, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x, द होल इंटीग्रेशन, ठीक है। अब x का डिफरेंशिएशन करिए, 1 हो गया, साइन x का इंटीग्रेशन करिए, ये हो जाएगा माइनस कॉस x, ये हो जाएगा x माइनस कॉस x। अभी हमने लिमिट नहीं पुट किया है, लिमिट हमें पुट करना है इंटीग्रेशन होने के बाद। ये है 0 से π/2। चलिए, 0 से π/2। अब आप बताइए कॉस x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? साइन x। फाइनली आएगा माइनस x कॉस x प्लस साइन x 0 से π/2। अब बस लिमिट पुट करिए, आंसर आ जाएगा। तो मैंने बताया था सबसे पहले एक बार अपर लिमिट पुट करेंगे, तो अपर लिमिट पुट करिए, कितना हो जाएगा बताइए? माइनस π/2, और cos π/2 हो जाएगा 0 प्लस साइन π/2 हो गया 1 माइनस, अब लोअर लिमिट पुट करिए, cos 0 हो जाएगा 1, मगर यहाँ पे 0 है तो ये हो जाएगा माइनस 0 इंटू 1 प्लस साइन 0 हो जाएगा 0। तो ये फाइनली 0 हो गया इस बार भी, और यहाँ पे ये वाला पार्ट भी 0 हो गया, तो सिर्फ और सिर्फ 1 बच रहा है। तो इसका इंटीग्रेशन वैल्यू जो आई, इसका जो फाइनल वैल्यू आई है, ये कितनी आई है? 1। तो ये था बेसिक फंडामेंटल इंटीग्रेशन, जिसमें आप इंटीग्रेट तो नॉर्मली इनडेफिनेट में जैसे करते थे वैसे ही करना है, बस प्लस सी नहीं लगाओगे तो भी चलेगा, क्योंकि सी और सी कैंसिल ही होने वाला है। तो एक बार अपर लिमिट पुट करना है, फिर अगली बार लोअर लिमिट पुट करके सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलिए, एक और सवाल कर ले। देखिए आपके स्क्रीन पे अगला सवाल। अब आप थोड़ा सा, मैं कोशिश करूँगा कि आप वीडियो को पॉज करिए, इंटीग्रेशन वाला पार्ट जो है वो आप खुद से करिए, फिर लिमिट पुट करना है वो तो मैं आपको सिखा ही रहा हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद वीडियो चला कर देखिए कि आप कर पा रहे कि नहीं, इससे आपकी प्रैक्टिस भी हुई है कि नहीं हुई वो आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। फिर जो प्रॉपर्टीज़ वाले रहेंगे वो हम मिलकर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस π/4 से π/4 है, तो यहाँ प्रॉपर्टी तो लगने वाली है, मगर आप बेसिक अभी प्रॉपर्टी नहीं पढ़ाया तो फंडामेंटल वाले से करके देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले
इसको आइडेंटिफाई करिए, ये किस टाइप से सॉल्व होगा। माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4, 1/1 माइनस साइन एक्स। तो आपको याद होगा 1/a प्लस बी साइन एक्स, वो फॉर्मूला याद है, उससे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। या फिर दूसरा कि ये तो बहुत सिंपल सी चीज़ थी, इसको रैशनलाइज भी कर सकते हो। 1 माइनस साइन है तो 1 प्लस साइन से ऊपर नीचे रैशनलाइज कर लीजिए। तो चलिए मैं वो करता हूँ, 1 प्लस साइन से ऊपर नीचे रैशनलाइज कर लेता हूँ। तो ऊपर क्या आ जाएगा बताइए, 1 प्लस साइन एक्स रैशनलाइज करने आता है ना, किससे मल्टीप्लाई करने का, 1 प्लस साइन एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने का। देखो ऐसा 1 प्लस साइन एक्स है नीचे भी और ऊपर भी, तो 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1, तो ऊपर तो 1 प्लस साइन एक्स आ गया, नीचे a माइनस बी ए प्लस बी, क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आपको देख के ये आइडेंटिटीज याद होगी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर। तो -5/4 से लेके π/4, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स और अपॉन में था कॉस स्क्वायर एक्स, उसको मैं कर देता हूँ सेपरेट डिवीजन। अब थोड़ा सा आप ट्रिग्नोमेट्री जानते हो तो ये बताइए 1/cos कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर। तो ये फाइनली बना सेक स्क्वायर एक्स प्लस साइन अपॉन कॉस बनेगा tan x, मगर और एक कॉस बच गया तो वो बन जाएगा सेक एक्स। फाइनली अब हम पूरे को इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट है हमारे पास -π/4 से लेके π/4, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो गया tan x और सेक एक्स प्लस सेक एक्स tan x का इंटीग्रेशन हो गया सेक एक्स। लिमिट हो गई -π/4 से लेके π/4। पहले हम अपर लिमिट पुट करके माइनस फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे। तो पहले अपर लिमिट पुट करिए, अपर लिमिट tan π/4 प्लस सेक π/4 माइनस फिर -π/4 डाल के tan -π/4 प्लस सेक -π/4। ठीक है, चलिए tan π/4 हो गया 1 और सेक π/4 हो गया √2 माइनस, फिर हो जाएगा -1 और सेक के अंदर माइनस वाला जो वैल्यू आता है फिर भी वो प्लस ही रिजल्ट करता है, तो ये हो जाएगा √2। जब मैं ब्रैकेट को ओपन करूँ तो प्लस √2 माइनस √2 तो जाएगा, मगर ये वाला माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो फाइनली आंसर आने वाला है 2। तो इसकी इंटीग्रल वैल्यू जो है, एरिया जो है वो 2 आने वाला है। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अगला सवाल जो है वो ये है कि इंटीग्रेशन मुझे करना है 0 से π/4, और आप अगर ध्यान से देखो तो ये एक सम आया है 1/क्वाड्रेटिक के फॉर्म वाला। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कर लेंगे। तो देखिए किसका सब्स्टिट्यूशन न्यूमरेटर में दिख रहा है, tan x का। तो मुझे पुट करना पड़ेगा tan x को t, क्या पुट करना पड़ेगा, tan x को अगर मैं t पुट करूँ और इसको डिफ्रेंशिएट करूँ तो tan का डिफ्रेंशिएशन होगा सेक स्क्वायर x और t का होगा dt/dx। तो फाइनली dx उधर जाने के बाद सेक स्क्वायर x dx, ये हो जाएगा हमारा dt। तो सब्स्टिट्यूट करना स्टार्ट कर देते हैं और ये मेरा जो इंटीग्रल आएगा वो आएगा 0 से लेके 1। कैसे किया हमने, जब सब्स्टिट्यूशन पुट किया तो 0 डालने पे ये 0 हो रहा है, t की वैल्यू 0 आ रही है, और π/4 डालने पे ये 1 हो जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पे सेक स्क्वायर dx की जगह आ जाएगा dt सेक स्क्वायर dx, और ये हो जाएगा 3t² प्लस 4t प्लस 1। तो इस तरीके से ये हमने कन्वर्ट कर लिया 1/क्वाड्रेटिक। तो 1/क्वाड्रेटिक वाला फॉर्म अगर आपको याद है तो फटाफट उससे सॉल्व हो जाएगा, मगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि ये जो क्वाड्रेटिक जो यहाँ पे आया है ये फैक्टराइज हो रहा है। तो चलिए पहले फैक्टराइज कर लेते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन भी लग सकता है, याद है पार्शियल फ्रैक्शन। तो इसके जो फैक्टर आ रहे हैं वो ये आएंगे 3t² प्लस 3t प्लस t प्लस 1, है ना, बन रहा है फैक्टर्स। तो यहाँ से 3 अगर मैं कॉमन ले लूँ और मुझे मालूम है तो 3t प्लस 1 प्लस t प्लस 1, ये इसके फैक्टर्स बन जाएंगे। तो पार्शियल फ्रैक्शन से कर ले हम लोग इसको,
तो सबसे पहले इसका मुझे पार्शियल फ्रैक्शन निकालना होगा। तो बताइए पार्शियल फ्रैक्शन कैसे कर देते? इसका a अपॉन जो फ्रैक्शन है 1/3t+1 और t+1, इसको मैं लिखूंगा a अपॉन 3t+1 प्लस b अपॉन t+1। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके a टाइम्स t+1 b टाइम्स 3t+1, और दोनों का डिनोमिनेटर सेम होने की वजह से वो कैंसिल आउट हो जाएगा। और अब मैं यहाँ से a और b का वैल्यू निकालूंगा। तो देखते हैं a और b की वैल्यू क्या आने वाली है। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं a निकालना चाहता हूँ तो t की वैल्यू मुझे -1 पुट करना पड़ेगा, सॉरी b निकालना चाहता हूँ, और t की वैल्यू अगर मैं -1/3 पुट करूँ तो मुझे वहाँ पे a मिल जाएगा। तो चलिए, अगर t की वैल्यू -1 पुट करो तो LHS में तो कोई चेंजेस नहीं होगा, यहाँ पे ये -1 पुट करने से 0 हो जाएगा, और यहाँ -1 पुट करने पे ये हो जाएगा -2b। तो b की वैल्यू आ गई -1/2, और t की वैल्यू -1/3 पुट करने से ये वाला पार्ट तो 0 हो जाएगा, इस वाले पार्ट से मुझे रिजल्ट मिलेगा 1 इज इक्वल टू -1/3 पुट करूँ तो ये हो जाएगा -2/3 कि +2/3 a। तो यहां से a की वैल्यू मिल गई 3/2। अब a और b पुट करके इंटीग्रेट कर लेंगे और फिर हम लिमिट पुट कर लेंगे। तो पहले a और b पार्शियल फ्रैक्शन चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a अपॉन मतलब 3/2 अपॉन 3t+1 प्लस b अपॉन b कितना अपना -1/2, -1 आया था ना, -1 हो जाएगा, ये -1 तो -1/2 अपॉन t+1। इसको इंटीग्रेट करिए, इसका हो जाएगा 3/2 log 3t+1, लिमिट में ही आएगा सब लोग, -1/2 log t+1, लिमिट है 0 से 1। अब बस लिमिट पुट करने से मेरे पास फाइनल सॉल्यूशन आएगा। तो एक बार हमें अपर लिमिट पुट करना है माइनस एक बार लोअर लिमिट पुट करना है। तो चलिए मेरी थोड़ी मदद करिए, अपर लिमिट पुट करेंगे। t की वैल्यू 1 डाल दीजिए, t की वैल्यू 1 डालने से ये हो जाएगा log 4, 3/2 log 4, और t की वैल्यू 1 डालने से ये हो जाएगा -1/2 log 2 माइनस, अब 0 डालते हैं, तो 0 डालने से ये हो गया log 1 जो कि 0 ही होगा, ये भी होगा log 1 जो कि 0 ही रिजल्ट करेगा। तो 0 पुट करके कोई फायदा नहीं है, बस यहाँ से आपका आंसर आ गया। तो आप इसको log 2 के फॉर्म में लिख सकते हो, ये हो जाएगा 3/2 log 2 का स्क्वायर होगा ना, तो वो 2 आगे आ जाएगा, ये 2 से 2 जाने वाला है, log 2 माइनस हाफ log 2। तो बताओ 3 log 2 में से आधा log 2 गया तो कितना बच जाएगा, 2.5 log 2 बच जाएगा। तो ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ये हो गया 2.5 log 2। तो आपका फाइनल आंसर आया 5/2 इंटू log 2। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे जाते हैं। कोई गड़बड़ हो गई? हाँ, क्या गड़बड़ हो गई यहाँ पे ध्यान दो। अच्छा, तुम लोग ये बोल रहे थे क्या गड़बड़ हो गई? जब यहाँ पे आपने इंटीग्रेट किया क्या हो रहा है, 3/2 अपॉन 3t+1। तो इंटीग्रेशन में क्या होता है, x कोएफिशिएंट भी अपॉन में आ जाता है। ठीक है, सही बोला आपने। तो ये हो जाएगा, ये 3 से 3 कैंसिल ही होने वाला था, तो ये 3 से 3 कैंसिल होने वाला है। तो मैं ये 3 जो है वो कैंसिल कर दूं, तो 3 कैंसिल होने के बाद ये 1 बचा था, तो ये आया 1/2 log 4 माइनस 1/2 log 2, फिर आएगा ये 1 log 2 माइनस हाफ log 2। तो 1 log 2 में से हाफ log 2 गया तो हाफ log 2 बचेगा। ठीक है, अब क्लियर है? चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सम के तौर पे। नेक्स्ट सम हमारा है, चलिए ये देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है। ये है 1/a sin x प्लस b cos x प्लस c इक्वल्स टू, नहीं, a sin x प्लस b cos x वाला जो फॉर्म था वो उस फॉर्म से ये वाला सम सॉल्व होगा। ठीक है, तो क्या था उस फॉर्म में, हमें कन्वर्ट करना पड़ता था साइन कॉस को tan में। ठीक है, याद है? चलिए फटाफट हम लोग
कन्वर्ट करते, तो व्हाट इज आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3 को तो मुझे एज इट इज लिखना है, ये वाला 10 के टर्म में लिखो, तो 2 tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 प्लस कॉस को लिखना है 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 dx। फाइनली ये चीज कुछ इस तरीके से हो जाएगी, 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 सब में है तो उसको मैं ऊपर भेज दूंगा, मगर उसके पहले यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 होना चाहिए, तो उसको अगर मैं ऊपर नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 से मल्टीप्लाई करूँ तो हो जाएगी 3 प्लस 3 tan स्क्वायर x/2 प्लस 6 tan x/2 प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर x/2। तो बताइए फाइनली ये हो जाएगा 3 प्लस 1 हो गया 4 और ऊपर हो गया sec स्क्वायर x/2 अपॉन 3 प्लस 1 हो गया 4 प्लस 3 tan स्क्वायर x/2 में से 1 tan स्क्वायर x/2 गया तो 2 tan स्क्वायर x/2 बचेगा प्लस 6 tan x/2। और कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें से 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन ही ले लो, डिनोमिनेटर से 2 कॉमन चला गया, sec स्क्वायर x/2 अपॉन फाइनली ये बनेगा tan स्क्वायर x/2 प्लस 3 tan x/2 प्लस 2, यह आया आपका फाइनली dx का वैल्यू। अब आप समझिए कि tan x को अगर मैं t लूँ जैसे अभी पिछले वाले सेन में लिया था तो वो वाला पार्ट dt में जाएगा, मगर लिमिट सब चेंज हो जाएंगे, तो लिमिट भी चेंज करनी है। तो बताइए हाफ tan x को t लिया तो tan 0 डालूं तो tan 0 कितना हो जाएगा 0, मैं यहाँ पे पाई डालू तो ये tan π/2 ये हो जाएगा इनफाइनाइट। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप सेट हो जाएगा। अब इसको डिफरेंशिएट नहीं किया था हमने, तो tan को डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा sec स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू 2 dt/dx, ये चेन रूल का 1/2 था। ठीक है, तो फाइनली ये हो जाएगा 2 dt आ जाएगा ना, ये sec स्क्वायर dx की जगह पे अपॉन t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2। अगेन ये फैक्टराइज हो रहा है 2 अंदर, तो इसके जो फैक्टर्स आ रहे हैं 0 से लेके इनफाइनाइट, ये 2 से 2 गया, ठीक है, 1 अपॉन t+1 और t+2, यही फैक्टर्स आ रहे हैं। चलिए अब ये तो एकदम इजी हो जाएगा, इसके फैक्टर्स आप आराम से स्प्लिट कर सकते हो। क्या हो जाएगा देखो, अगर मैं इसको बाय पार्ट से अलग अलग लिखूँ तो आपको डिनोमिनेटर में क्या रखना पड़ेगा वो देखना है। तो अगर मैं ये वाला फैक्टर 1/t+2 आगे रखूँ और माइनस 1/t+1 रखूँ तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आ रहा है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो तो t+1 और ये माइनस, तो उल्टा हो जाएगा। तो अगर मैं t+1 वाला आगे रखूँ t+1 माइनस 1/t+2 तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखिए अब ये वाला फैक्टर बन जाएगा। तो सिंपल था, इसका ए और बी इजीली निकल रहा था, इसके लिए मैं इस बार कर दिया, नहीं तो आप हर बार जरूरी नहीं है वो चीज़ कर पाओगे। तो t+1 माइनस 1/t+2, लिमिट है 0 से इनफाइनाइट। अब बस इंटीग्रेट कर लीजिए, क्या आ रहा है इंटीग्रेशन log t+1 माइनस log t+2। हर बार ऐसा नहीं होगा, याद रखना है 0 से इनफाइनाइट। तो सबसे पहले मैं log इनफाइनाइट पुट करूँ तो ये हो जाएगा log इनफाइनाइट, log इनफाइनाइट तो इनफाइनाइट हो जाएगा। ये वैल्यू कुछ गड़बड़ हो रही है, नॉट डिफाइंड में कैसे हो गई, tan 0 0 हो जाएगा। एक मिनट देखना पड़ेगा, कुछ क्वेश्चन में मिस्टेक हो सकता है। तो इस सब में एक छोटा सा मिस्टेक ये हो गया था कि यहाँ पे देखिए 2 2 4 हो रहा है
और मैंने यहाँ 6 लिख दिया, तो ये 4 बना लीजिए इसको, और ये चीज़ यहाँ पे दिखेगी 4। फिर फाइनली 2 कॉमन गया तो यहाँ 2 बचेगा, और ये 2 बचेगा यहाँ पे, और फिर ये फैक्टर्स नहीं बना पाएंगे लोग, ठीक है। तो ये थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, इसके लिए आंसर अपना नहीं बन रहा था। तो चलिए 0 से इनफाइनाइट, और इस बार फैक्टर्स नहीं बनने वाले हैं, तो मुझे वही थर्ड टर्म वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो थर्ड टर्म वाला फॉर्मूला लगाओ तो ये बनेगा t+1 का होल स्क्वायर। आप नहीं जम रहे तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे थर्ड टर्म वाला फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया, ठीक है। तो कैसा होता है, t कोएफिशिएंट जो है उसका हाफ करना है, तो t कोएफिशिएंट कितना है 2, तो उसका हाफ कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 1, और 1 का स्क्वायर ऐड करना होता है और सब्सट्रैक्ट करना होता है, तो 1 का स्क्वायर ऐड भी कर दिया और सब्सट्रैक्ट भी कर दिया, तो ये बनाएगा होल स्क्वायर, ठीक है। तो फाइनली 1 0 से इनफाइनाइट 1 t+1 का होल स्क्वायर बनाएगा, और फिर +1 बच जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो ये होता है tan इनवर्स, ठीक है ना। x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर क्या बनाएगा, tan इनवर्स, जो हमने लॉग में बनाया था इसके लिए हमारा आंसर नहीं बन रहा था, ये एक्चुअली tan इनवर्स बना रहा है। इंटीग्रेशन क्या बनाएगा 1/a tan इनवर्स x/a, और लिमिट है 0 से इनफाइनाइट, इसके लिए अपना आंसर नहीं बन रहा था। अब मैं इनफाइनाइट पुट करूँ तो ये हो जाएगा π/2, इनफाइनाइट पुट करो तो इनफाइनाइट बाय 1 दैट इज इनफाइनाइट, तो ये 1 π/2 बन जाएगा, माइनस 0 पुट करूँ तो ये π/4 बन रहा है। क्यों, देखो इस बार 0 पुट करने पे ये वाला 0 हो गया मगर 1 बच गया, तो π/4 हो जाएगा, तो π/2 में से π/4 गया, तो फाइनली इसका आंसर आ रहा है π/4, ठीक है ना। 90 में से π/4 गया तो कितना बचेगा π/4, तो फाइनली इसका आंसर आएगा π/4। तो ये छोटी सी मिस्टेक हो गई थी यहाँ पे, उसको करेक्शन करने से ये आपका सम क्लियर हो गया, ठीक है। आगे वाला करें, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब आ जाते हैं प्रॉपर्टी वाले पे। तो प्रॉपर्टी बेस्ड सवाल जो है ना वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, एक एक करके सारे प्रॉपर्टीज़ को समझते हैं, और मेजरली जो है ना 2-3 प्रॉपर्टी है वही सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। अब बेसिक जो स्टार्टिंग के 3 प्रॉपर्टीज़ हैं वो तो आप थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली आप समझोगे तो उसको याद रखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो मान लीजिए क्योंकि मुझे मालूम है इंटीग्रेशन जो है वो एरिया से निकलता है। मान लीजिए मैंने किसी फंक्शन को a से लेके a तक का ही इंटीग्रेट किया, तो आप बताइए जहाँ से शुरू किया वहीं पे ख़त्म हो गई, तो उसका कोई एरिया बनेगा नहीं, तो वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, ठीक है। तो इसका कोई एरिया नहीं रहेगा, इसलिए इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा 0। अगर a से लेके a तक किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे तो उसका इंटीग्रेशन कितना आएगा 0 आएगा, ये याद रखिएगा। दूसरी चीज़, अगर a से लेके b तक किसी फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हैं, अब मैंने क्या किया लिमिट को स्विच कर दिया, b से लेके a तक कर दिया, तो वो एरिया जो है ना वो नेगेटिव हो जाएगा। तो बस याद रखना है कि अगर लिमिट एक्सचेंज किया तो बाहर माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है। तीसरा जो है, आप फंक्शन x के वेरिएबल में इंटीग्रेट करिए या t वेरिएबल में इंटीग्रेट करिए, रिजल्ट सेम आने वाला है। तो वेरिएबल, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, वेरिएबल चेंज करने से फंक्शन की वैल्यू चेंज नहीं होगा, इंटीग्रल की वैल्यू जो है फाइनल रिजल्ट जो आएगा, डेफिनेट में तो नहीं चेंज होता है, ठीक है। चलिए फोर्थ प्रॉपर्टी जो है, मान लीजिए आप a से b तक किसी को इंटीग्रेट करें, अब इसके ऊपर जो है ना वो मोस्टली जो है ना वो GIF के जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इक्वेशन होते हैं वो बनते हैं। अगर a से b तक किसी को इंटीग्रेट कर रहे हो, जैसे 1 से लेके 5 तक इंटीग्रेट कर रहे हो किसी फंक्शन को, तो आप इसको इस तरीके से ले सकते हो, 1 से लेके 3 तक इंटीग्रेट कर लिया पहले, फिर 3 से लेके 5 तक इंटीग्रेट कर लिया। इस तरीके से आप इंटीग्रेट कर सकते हो। मतलब a से b इंटीग्रेट करा तो मैंने a से c कर लिया, फिर c से b। इसमें एक चीज़ याद रखना है आपको, जो c की वैल्यू होगी वो हमेशा a और b के बीच में रहना चाहिए, ठीक है। c जो है वो a और b के बीच में रहना चाहिए। तो इस तरीके से आप इंटीग्रेट कर सकते हो। ये 4 प्रॉपर्टी, ये बेसिक 4 प्रॉपर्टी ज़्यादातर यूज़ नहीं होगी, मगर ये वाला जो है वो GIF के क्वेश्चन में यूज़ होने वाले हैं। नेक्स्ट 5वीं प्रॉपर्टी, a से b इंटीग्रेट कर रहे हो किसी फंक्शन को, तो उसको आप लिख सकते हो, फंक्शन fx को इंटीग्रेट कर रहे हैं तो fx की जगह आप लिख सकते हो a प्लस बी माइनस एक्स। और सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं हम इसी 2 प्रॉपर्टी का, प्रॉपर्टी नंबर 5th और 6th।
फिफ्थ और सिक्स्थ में डिफरेंस ये है कि यहाँ 0 प्लस ए रहेगा, तो 0 प्लस ए तो ए ही रहने वाला है, तो ए प्लस बी की वैल्यू ए हो जाएगी फाइनली, क्योंकि वहाँ पे जो बी वाला पार्ट है वो तो है ही नहीं, 0 हो गया है, इसलिए ये दोनों प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट सेम है। ए से बी इंटीग्रेट करना होगा तो क्या होगा, ए एक्स की जगह हम लिखेंगे ए प्लस बी माइनस एक्स, 0 से ए इंटीग्रेट करना होगा तो क्या लिखेंगे, एक्स की जगह ए माइनस एक्स। तो ये दो प्रॉपर्टी जो है वो सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाले हम लोग इस चैप्टर में। उसके बाद मान लीजिए 0 से 2a इंटीग्रेट करना है किसी फंक्शन को, तो मैं 0 से a इंटीग्रेट कर लूँगा प्लस 0 से a फिर से इंटीग्रेट करूँगा, हमारे इस बार एफ एक्स की जगह क्या लिखेंगे, एफ एक्स की जगह लिखेंगे 2a माइनस एक्स, ठीक है। और इसी प्रॉपर्टी को आगे एलाबरेट करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। माइनस ए से a तक इंटीग्रेट करूँ मैं, तो ये जो है डिपेंड करता है दो टाइप के फंक्शंस के ऊपर। अगर फंक्शन हमारा ऑड फंक्शन रहा, माइनस ए से ए में इंटीग्रेशन 0 आएगा ऑड फंक्शन के लिए, अब तो इवन है ऑड है वो कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, मगर ऑड फंक्शन रहा तो इसका इंटीग्रेशन कितना आने वाला है, 0। और इसी तरीके से अगर फंक्शन इवन रहा, माइनस ए से ए, क्वेश्चन देख के पहचान जाओगे, टेंशन लेने की जरूरत है, माइनस ए से ए में अगर इंटीग्रेशन कर रहे हो तो उसके इवन फंक्शन के लिए क्या हो जाएगा, 0 से हो जाएगा, फंक्शन सेम रहेगा और वो डबल हो जाएगा, मतलब जो माइनस ए से 0 में आया था और जो 0 से ए में आएगा वो दोनों एरिया ऑलमोस्ट सेम हो जाएंगे और ऐड होकर डबल हो जाएगा। जबकि माइनस ए से 0 में और 0 से ए में ऑड फंक्शन में एक पॉजिटिव एरिया आएगा, नेगेटिव ऐड करके 0 हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो ये दोनों में डिफरेंस है, आपको याद रखना है। इवन फंक्शन में डबल हो जाएगा एरिया, 0 से ए में जो रिजल्ट आया, और फंक्शन में एरिया डायरेक्ट 0 आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आठों प्रॉपर्टी पहले दिमाग में बैठा लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऑलरेडी आपके बुक्स में लिखा हुआ है, नोट कर लीजिए, फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, पहला सवाल 0 से π/2, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लगा देंगे प्रॉपर्टी नंबर 5 या 6 जो बोलना चाहते हो, ठीक है, 5 या 6। तो 0 से π/2 प्रॉपर्टी नंबर 6 अप्लाई करिए, तो क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टी नंबर 6 अगर मैं अप्लाई करूँ तो x की जगह क्या डालना होता है, प्रॉपर्टी नंबर 6 में हमने पढ़ा ना, x की जगह क्या डालना है, π/2 मतलब a माइनस एक्स, π/2 माइनस एक्स, ठीक है। चलो बताइए, 10 π/2 माइनस एक्स क्या बनता है, थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी तो आपको पता है, 10 π/2 माइनस एक्स बनेगा cot x, 0 से π/2। और अगर मैं जो पहली इक्वेशन थी और जो दूसरी इक्वेशन हमने निकाला, दोनों इंटीग्रल को ऐड कर दो, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो व्हाट विल वी गेट, तो i प्लस आई बन जाएगा 2i, 0 से π/2 log 10x प्लस log cot x। अब log 10x प्लस log cot x ये बन जाएगा 0 से π/2, ये log की प्रॉपर्टी होती है, सम में क्या हो जाता है, प्रोडक्ट बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 10x इंटू cot x। अब 10x इंटू cot x हो जाएगा 1, तो फाइनली ये बनेगा log 1। और आपको पता है log 1 की वैल्यू क्या होती है, log 1 की वैल्यू होती है 0, तो फाइनली ये हो गया 0। तो इंटीग्रल की वैल्यू जो है वो 0 ही आ गई फाइनली, तो i क्या हो जाएगा आपका 0। इस बार ये सवाल इजी था, इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं पड़ी, इंटीग्रेशन डायरेक्ट 0 आ गया, ठीक है। चलिए, तो आपको याद रखना है, ज़्यादातर मैंने बताया आपको 5 और 6 प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा यूज होने वाली है इस चैप्टर में। चलिए, अगला सवाल, पहले मैं इस लॉगरिथम को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लूँ, हो जाएगा log 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स, लिमिट है 0 से 1, ठीक है। चलिए, अब प्रॉपर्टी लगा दीजिए, ये इक्वेशन 1 बन गई, प्रॉपर्टी लगाओ, जहां x है वहां लिखेंगे a माइनस एक्स, तो बताइए 1 में से 1 गया और माइनस माइनस प्लस, तो ये x अपॉन 1 माइनस एक्स। इस सेम सवाल हो गए। अब दोनों को जैसे ही ऐड करूं मैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, तो बनेगा 2i विल इक्वल्स टू 0 से 1
log 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस log x अपॉन 1 माइनस एक्स। अब ऐड करते ही आप देख रहे हो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ये कैंसिल होने लगेंगे और ये बन जाएगा फाइनली log 1 जो कि मुझे 0 रिजल्ट करेगा। ठीक है, सेम सवाल जैसा बन गया है, log 1 0 बन जाएगा और आंसर आ जाएगा 0। चलिए अगला सवाल, 0 से π/2 sin x माइनस cos x। ठीक है, चलिए प्रॉपर्टी लगा दे फटाफट, लगाइए। इक्वेशन 1 लिखने की जरूरत नहीं है, आई विल इक्वल्स टू 0 से π/2, तो साइन x की जगह क्या हो जाएगा π/2 माइनस एक्स, कॉस x की जगह क्या हो जाएगा π/2 माइनस एक्स, द होल अपॉन 1 प्लस साइन π/2 माइनस एक्स इंटू कॉस π/2 माइनस एक्स। बताइए साइन π/2 माइनस एक्स क्या बनता है, साइन π/2 माइनस एक्स बनता है कॉस, और कॉस π/2 माइनस एक्स क्या बनेगा साइन। तो बस जहां साइन रहेगा वहां पे कॉस लिख दोगे और जहां कॉस रहेगा वहां साइन। तो क्या बनने वाला है फाइनली, तो ये बन जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन डिनोमिनेटर में सेम रहेगा साइन एक्स कॉस एक्स, तो कॉस साइन में बनेगा और साइन कॉस में, तो फाइनली सेम जैसे दिखेगा। अब अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो बताइए ऐड करने से क्या हो जाएगा, तो 2i विल इक्वल्स टू, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो मैं एक ही बार लिखता हूँ, डिनोमिनेटर सेम है साइन एक्स कॉस एक्स, न्यूमरेटर वाला ऐड होगा, क्या होगा बताओ, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। तो क्या होने वाला है बताओ, साइन एक्स गया, कॉस एक्स गया, फाइनली 0 आ रहा है, तो इसका भी आंसर कितना आ गया 0। ठीक है, ये भी एकदम इजी सवाल हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें लगाएंगे लिमिट तो क्या हो जाएगा देखते हैं, 0 से 3 सेम प्रॉपर्टी लगा दो, 0 से a वाला क्या हो जाएगा, x की जगह पे आ जाएगा a माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा 3 माइनस एक्स का स्क्वायर और 3 माइनस एक्स की पावर 5/2। बताओ 3 से 3 जाएगा, 0 से 3 माइनस एक्स का स्क्वायर ओपन कर देता हूं मैं, एक काम करता हूं, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 3 to the 6x प्लस एक्स स्क्वायर, 3 से 3 गया तो x की पावर कितनी बची 5/2। अब x की पावर 5/2 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा 9x की पावर 5/2 माइनस 6x की पावर 7/2 प्लस x की पावर कितना हो जाएगा 9/2। अब आप इंटीग्रेट कर सकते हो, पहले इंटीग्रेशन करना मुश्किल था, अब इंटीग्रेट कर सकते हो। बताओ क्या बनेगा इंटीग्रेशन, 9 x की पावर 5/2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x की पावर 7/2 अपॉन 7/2 माइनस x की पावर 7/2 का हो जाएगा 9/2 अपॉन 9/2 प्लस x की पावर 9/2 का हो जाएगा x की पावर 11/2 अपॉन 11/2, और लिमिट क्या है हमारे पास 0 से लेके 3, तो अपर लिमिट 3 पुट करोगे तो सॉल्यूशन आएगा, 0 पुट करने से तो सब 0 ही आ रहा है तो उसका कोई मसला ही नहीं है, तो 3 पुट करते हैं बस उसको आंसर आते हैं। ये 2 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 18/7 और 3 की पावर 7/2 माइनस ये 2 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 12/9, सिंप्लीफाई होगा 3 की पावर 9/2 माइनस ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा प्लस 2/11 x की पावर 3 लिमिट पुट कर रहा ना मैं, 3 की पावर 11/2। तो फाइनली ये मेरा आंसर आने वाला है इस तरीके से। ठीक है, अब आप कॉमन ले सकते हो, जो कॉमन हो रहा है कैंसिल जो हो रहा है उसको कैंसिल कर सकते हो और फिर आप फाइनल आंसर निकाल सकते हो। तो यहाँ पे x 3 की पावर जो है 7/2 कॉमन आ रहा है, 3 की पावर 7/2 कॉमन लिया तो 18/7
माइनस ये 3 से टेबल में कैंसिल हो रहा था, 4/3 और ऊपर बच रहा है 3 की पावर 7/2 चला गया, ठीक है ना। 9 में से 7 चला गया तो कितना बचा, 2/2 दैट इज 1 प्लस 2/11 और यहाँ पे 11 से 7/2 चला गया तो कितना बच रहा है, 4/2 दैट इज 2, तो 3 का स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे और ऐड करने से आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से करना है डेफिनेट इंटीग्रल में ये वाले टाइप के सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब आप देख रहे हो यहाँ पे ये -π/2 से π/2 लिमिट देख के ही आपको समझ जाना है। -a से a तो कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, इवन ऑड फंक्शन की, याद है। इवन रहेगा तो क्या रहता था, ऑड रहेगा तो क्या रहेगा, तो बस इवन ऑड फंक्शन का प्रॉपर्टी लगा दो, क्या आने वाला है देखते। तो f(x) जो है वो पहले पता कर लेंगे कि कौन सा फंक्शन है, तो log 2 + sin x अपॉन 2 - sin x लगाइए। प्रॉपर्टी क्या था, फंक्शन इवन है कि और कैसे पता करते हैं, x की जगह -x डालना है, देखते क्या होगा, f(x) की जगह -x, अगर वापस से f(x) ही आ गया तो इसका मतलब वो इवन फंक्शन है, और -f(x) आ गया तो वो ऑड फंक्शन होगा। अब न्यूमरेटर का पार्ट डिनोमिनेटर में चला गया, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर में आ गया, ऐसा दिख रहा है आपको। अब जब वापस से फ्लिप करो तो आपको मालूम है कि वो लॉग की प्रॉपर्टी है तो वो माइनस लॉग हो जाता है। इसको मैं न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में लिखूँ और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लिखूँ तो लॉग की प्रॉपर्टी है कि वो माइनस साइन से चेंज हो जाएगा। तो f ऑफ -x इज इक्वल्स टू कितना आ गया, -f(x) आ गया। तो अगर f ऑफ -x इज -f(x) हो गया तो ये फंक्शन ऑड हो जाता है और इसका जो इंटीग्रल वैल्यू है वो 0 हो जाएगा। और इसी तरीके से अगर f(x) आ जाता तो माइनस साइन नहीं आता, प्लस आता आंसर f(x) में, तो वो इवन होता, तब मुझे आगे सिंप्लीफाई करना पड़ता। पर यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ सिंस f(x) इज ऑड फंक्शन देयरफॉर I विल इक्वल्स टू 0। बस ऑड आते ही डायरेक्ट आंसर 0 लिख देना है, बस खत्म। प्रॉपर्टी बता दे रही है आपको कौन सी प्रॉपर्टी आपने यूज की थी। चलिए अगला सवाल। अब यहाँ पे वापस से -1 से 1 है, मगर मुझे जहाँ तक ये देख के लग रहा है इसमें इवन और दोनों मिक्स है, ठीक है ना। फंक्शन इवन भी होगा और ऑड भी होगा। एक मिनट, तो सबसे पहले मैं फंक्शन को आइडेंटिफाई कर लेता हूँ। x³ + 2 अपॉन √(x² + 4। अब x की जगह मैं -x डालूं तो क्या होगा, -x³ + 2 अपॉन माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही हो जाएगा, तो x² + 4। तो पूरा फंक्शन में बाहर माइनस नहीं आया, सिर्फ x³ के साथ माइनस। अगर इसके साथ भी आता तो मैं माइनस कॉमन ले लेता और वो -f(x) बन जाता। तो ये पूरे तरीके से तो नहीं आ रहा है, मगर अगर मैं इसमें दो सवाल में कन्वर्ट कर दूं, इसको x³ अलग लिख दूं और 2 को अलग लिख लूं, तो ये वाला जो फंक्शन है वो ऑड फंक्शन बनेगा और ये वाला जो फंक्शन है वो इवन फंक्शन बनेगा, ठीक है। अब आप देखिए इसमें अगर माइनस साइन डालो तो माइनस बाहर आ रहा था, जबकि इसमें माइनस साइन डालने में माइनस नहीं आ रहा है, f(x) से आ रहा है। मतलब ये वाला पार्ट जो है वो आपका ऑड है। तो अगर मैं इसको gx और hx में कन्वर्ट कर लूँ, gx में तो मुझे जो f(x) है इसमें जो gx वाला पार्ट है उसमें माइनस साइन आ जा रहा है, मगर जो hx वाले में है उसमें नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब ये वाला जो पार्ट है, एक मिनट, क्वेश्चन कहाँ चला गया, अंडू नहीं हो रहा है, चलो जाने दो। ये क्या हो रहा है, इधर का रफ कर उधर हो जा रहा है, क्वेश्चन रफ हो जा रहा है, चलो जाने दो। जितना रफ कर रहे उतना ही आ रहा है, लगता है कुछ एरर हो गया है, कोई बात नहीं, यहाँ पे ध्यान दो। तो अभी तो मैं समझ गया था यहाँ पे इतना रफ करेंगे आएगा।
यहाँ पे मैं समझ गया था कि ये वाला जो फंक्शन है वो ऑड फंक्शन मगर इसके साथ इवन फंक्शन, तो मुझे मालूम है ऑड वाला पार्ट तो जीरो हो जाएगा बट इवन वाला पार्ट हो जाएगा 2 टाइम्स जीरो से लेके जीरो से लेके 1 2 बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो ये वाला पार्ट बच जाने वाला है मेरे पास, ठीक है। ऑड वाला पार्ट जीरो हो जाएगा और इवन वाला पार्ट बच जाएगा। तो फाइनली ये जो आंसर आएगा 2 और ये वाला भी 2 बाहर आ गया, 0 से 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो आपको मालूम होगा ये इंटीग्रेशन किसका है, 2 स्क्वायर। ये इंटीग्रेशन बनाएगा 4 लॉग एक्स प्लस अंडर रूट का सेम, और लिमिट है 0 से लेके 1। अपर लिमिट पुट करो फिर माइनस फिर लोअर लिमिट। अपर लिमिट पुट करो लॉग 1 पुट करने से ये हो जाएगा लॉग 1 प्लस अंडर रूट 5 माइनस लोअर लिमिट पुट करने से कितना हो जा रहा है लॉग 0 प्लस अंडर रूट 4। तो ये हो जाएगा log 2 और ये हो जाएगा log, फाइनली यही आपका आंसर रहेगा 4 टाइम्स log 1 प्लस रूट 5 माइनस log 2, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो log a माइनस log b कितना हो जाता है log 1 प्लस रूट 5 अपॉन a अपॉन b हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनल आंसर आपका ये होगा। इवन ऑड वाला प्रॉपर्टी समझ में आया था, आधा ऑड बना रहा है आधा इवन बना रहा है, तो ऑड वाला पार्ट जीरो हो जाएगा, इवन वाला पार्ट इंटीग्रेट करना पड़ेगा, उससे मुझे आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ रहा हूं मैं नेक्स्ट सवाल पे। फिर से प्रॉपर्टी लगा के एक बार चेक करेंगे, 0 से a वाली प्रॉपर्टी, x की जगह क्या आ जाएगा पाई माइनस एक्स, और 0 से पाई, और यहाँ पे x की जगह क्या आ जाएगा पाई माइनस एक्स, और वहाँ पे भी x की जगह क्या आ जाएगा सॉरी कॉस भी है, कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स। चलो तो ये हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, ये हो जाएगा प्लस साइन एक्स, और ये तो एज इट इज रहेगा पाई माइनस एक्स साइन एक्स, तो प्लस में रहेगा मगर कॉस माइनस में हो जाएगा, मगर उसके ऊपर स्क्वायर है तो अगेन वो प्लस में ही हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड करूं तो क्या बनेगा, तो आप सिंपल से देख सकते हो कि अगर इन दोनों को ऐड करो तो साइन एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन आ रहा है, बच क्या रहा है, बच क्या रहा है एक्स माइनस पाई माइनस एक्स, है ना। तो वही आएगा ना पाई माइनस एक्स, ऐड करने से पाई माइनस एक्स है, ऐड कर रहे हैं ना तो साइन चेंज नहीं होगा, मैंने साइन चेंज कर दिया तो एक्स से एक्स गया तो माइनस का प्लस था ना पाई, ठीक है, ऐड किया था इसके लिए, तो पाई टाइम्स बच गया 0 से पाई, और ये हो जाएगा ऐसा, तो पाई बच गया, पाई कॉमन ले लो, इंटीग्रेशन लिमिट के बाहर हो जाएगा 0 से पाई साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। चलिए अब कॉस को अगर मैं टी लूँ तो साइन वाला डी टी में जाएगा, कॉस को अगर मैं टी लूँ तो साइन वाला डी टी में आएगा, तो आई विल बी इक्वल्स टू कॉस, पहले मैं सब्सटीट्यूशन कर लेता हूँ, कॉस एक्स को टी ले रहा हूँ मैं, तो डिफ्रेंशिएट करूँ तो माइनस साइन एक्स डी एक्स कितना होगा डी टी, तो फाइनली साइन एक्स डी एक्स कितना हो जाएगा माइनस डी टी, तो साइन एक्स डी एक्स की जगह आ गया माइनस डी टी, और कॉस की जगह आ गया टी स्क्वायर। अब लिमिट मुझे देखना है थोड़ा सा, या लिमिट से ये सब सवाल सॉल्व हो जाएगा, जीरो पुट करिए, तो इसमें जीरो पुट करना पड़ेगा, तो कॉस जीरो कितना हो जाएगा 1, फिर कॉस पाई कितना हो जाएगा -1, तो ये हो गया -1 से 1, क्योंकि मैं लिमिट को चेंज करूँ तो ये साइन चेंज हो जाता है, एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी, तो -1 से 1 रखूँ तो ये टी स्क्वायर हो जाएगा डी टी। अब आपको ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, बस टी स्क्वायर को इंटीग्रेट कर दो, नहीं तो वापस से प्रॉपर्टी लगा सकते थे इवन ऑड, मगर जाने दो, -1 से 1, तो अपर लिमिट पुट करो, 1 पुट करो तो कितना हो जाएगा 1/3,
और -1 पुट करो तो भी क्या आएगा 1/3। अब 1/3 प्लस 1/3 हो गया 2/3, तो इसका लिमिट वैल्यू जो आ रही है, इंटीग्रल वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 2/3। तो इस तरीके से मुझे ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ठीक है, चलिए अगला सवाल आते हैं हम लोग। और अगला जो है सवाल समझने से पहले एक रिडक्शन फॉर्मूला है, और ये लास्ट टॉपिक है आप लोगों का। ठीक है, रिडक्शन फॉर्मूला। तो अगर मान लीजिए 0 से π/2 साइन का इंटीग्रेशन है दिया, तो 0 से π/2 कॉस का इंटीग्रेशन है, बस साइन की n पावर और कॉस की n पावर के लिए है। तो इसका आंसर डायरेक्ट आता है साइन एक्स कॉस एक्स वाले के लिए, तो आपको ज़्यादा घबराने नहीं लगेगी, जो साइन एक्स वाले में आएगा वही कॉस एक्स वाले में भी आएगा। तो आप कॉस एक्स लिखा रहेगा तो भी उसको साइन एक्स में कन्वर्ट कर लेना। वो आप देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पे प्रॉपर्टी की मदद से किया है। ठीक है, तो 0 से π/2 साइन रेज टू nx का अगर इंटीग्रेशन करना है, और अगर n ऑड है तो मेरा रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट ये आएगा n, n-1, n-2, n-3, n-4, n-4 पाई, इस तरीके से करना है जब तक वो 2 ना हो जाए। ठीक है, और आप देख रहे हो सारे ऊपर इवन नंबर आ रहे और नीचे सारे ऑड नंबर आ रहे। ठीक है, अब यही n अगर मान लीजिए इवन रहा, n की वैल्यू क्या रही? इवन, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? फॉर्मूला तो सेम है मगर n इवन था, तो यहाँ पे इवन है, ये ऑड हो गया, इवन ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन ऑड, जब तक ये 1 ना हो जाए तब तक का लिखना है आपको। उसके बाद इंटू π/2 लिखना है। ठीक है, बस याद रखना है इवन वाले में इंटू π/2, इवन वाले में डिनोमिनेटर में इवन रहेगा, ऑड वाले में डिनोमिनेटर में ऑड रहेगा, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए दोनों पे एक एक सवाल कर लेते हैं हम लोग। साइन का इंटीग्रेशन करना है 7, तो इवन है कि ऑड? ऑड है सर। ऑड के लिए कैसे इंटीग्रेट करते हैं? लिखना वैसे ही है, 7 ऊपर क्या लिखना है? देखो n-1, तो 7-1 इंटू 7-2, 7-3, 7-4, 7-5, 7-6 नहीं लिखना है, क्योंकि ऊपर 2 तक का ही लिखना था ना, ऑड में तो ऊपर 2 तक का ही लिखना है। और आप समझ भी सकते हैं, अगर मान लो आपने यहाँ पे लिख दिया 7-6 और तो यहाँ पे 7-7 लिखते ये 0 हो जाएगा, तो ये लिखना ही नहीं था हमें। ठीक है ना, यहाँ पे 2 तक का ही लिखना है, ये फाइनली आंसर हो जाएगा। अपॉन में यहाँ 7 आया, यहाँ 6, आप डायरेक्टली अगली बार ये लिखने की भी जरूरत नहीं, डायरेक्ट 7, 6, 5, 4, 3, 2 ये आंसर रहेगा। डायरेक्ट आप इस बार अगली बार यही लिख देना, ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको फॉर्मूला समझाने के लिए बता रहा था। और यही अगर इवन रहता तो हम इवन से चालू करते और फिर लास्ट में π/2 भी इंटू में लिखते। ठीक है, तो चलिए कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल करिए, 3 1 3 2 सा, और कुछ तो मुझे नहीं लग रहा है कैंसिल हो रहे हैं। तो 7 अप 5 35 अपॉन में आया, और ऊपर आ गया 4 4 16, तो 16/35। अब कॉस का कर ले, तो मैंने बताया कॉस को करने से अच्छा इसी को साइन लिख के कर लो, आंसर आ जाएगा, क्योंकि कॉस का जो आंसर आएगा वही साइन का भी आने वाला है। तो इस बार इवन पावर है, तो बताइए क्या हो जाएगा? 8 7 6 5 4 3 2 1 इंटू π/2। ठीक है, बताइए कुछ कैंसिल हो रहा है? 3 1 सा 3 2 सा, और कुछ कैंसिल हो रहा है? नहीं। तो ऊपर हो गया 7 5 सा 35 पाई, है ना, 35 पाई अपॉन कितना हो जाएगा? 16 और 16, है ना, बराबर है 8 2 सा 16 और 4 4 सा 16, तो 16 इंटू 16 256, ये आंसर आ गया 35 पाई अपॉन 256। ठीक है, क्लियर है? एकदम इजी सवाल आते हैं रिडक्शन वाले में, आप समझ जाने का, बस पावर एक बार देख लीजिएगा आपके सवाल हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमने डेफिनेट इंटीग्रल वाला पार्ट कंप्लीट किया है। थोड़ा फोकस करिएगा और अच्छे से रिवाइज करिएगा, बहुत ही इजी चैप्टर है। सो सी यू अगेन ऑन द CT लेक्चर्स। इसके MCQs करेंगे बढ़िया से और सारी चीज़ें डिटेल में वापस से पढ़ेंगे।